हेलो व्यूअर्स, वैद आईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन एविडेंस के नए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और इस सेगमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, समझते हैं। और जिस तरीके से हम अपनी सीरीज को करते हुए आ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, इंडियन पिनल कोड की, उसी तरीके से इस सेगमेंट के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं कि अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड अ मेंशन एज फॉलोइंग एज शोइंग स्टेट ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन जो 14 है वो स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है। और सेक्शन 14 कहाँ पाता आता है? जब आप देखेंगे सेक्शन 5 to 55 ये बात करता है किसकी? सेक्शन 5 to 55 बात करता है रेलिवेंसी की, कि वो फैक्ट, वो स्टेटमेंट्स, वो थिंग्स जो इन सेक्शंस के बिटवीन आती हैं, मतलब बिटवीन 5 to 55 जो है वो क्या होंगी? वो रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे, वो रेलिवेंट स्टेटमेंट्स माने जाएंगी। तो 14 भी जो है वो रेलिवेंसी के प्रोविजंस के अंतर्गत आता है। और इस हिसाब से ये हमारा क्या है? रेलिवेंसी की बात करता है। और यहाँ पर रेलिवेंसी किसकी बात करता है? शोइंग क्या है? मेंशन एज शोइंग स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टेट ऑफ माइंड की कौन कौन सी चीज इसमें क्या है? वर्ड डज नॉट यूज किया गया है। कौन सा इसके अंतर्गत ये नहीं आएगा? सेक्शन 14 के अंतर्गत इलविल आपका दिया हुआ है। इलविल जो है दुराशय या मेंसरिया जिसको हम कह सकते हैं, तो ये वर्ड इलविल एज इट इज ही दिया हुआ है आपके इस प्रोविजन के अंतर्गत। दूसरा आप देखिए मोटिव नहीं दिया हुआ है, गुड फेथ दिया हुआ है, नेग्लिजेंस उपेक्षा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस हम क्वेश्चन को समझने के लिए इस आंसर को क्या कर सकते हैं? हम जाकर के प्रोविजन को देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बात करता है? फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग्स बॉडी और स्टेट ऑफ माइंड से के संबंध में क्या बात करता है। और इसमें देखिए फैक्ट शोइंग दैट एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, आशय की बात करता है, नॉलेज, गुड फेथ आपके ऑप्शन में है, नेग्लिजेंस आपके ऑप्शन में है, एंड रेशनेस की बात करता है, देन इलविल और गुडविल, मतलब इसको हम लोग गुड फेथ भी कहते हैं, टुवर्ड्स द एनी पर्टिकुलर और शोइंग पर्सन आर शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग्स आर रेलिवेंट। क्या होगा? वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इलविल आ गया आपका, और आपका क्या गया? गुड फेथ आ गया, और दूसरा आपका नेग्लिजेंस आ गया। कहीं पर भी यहाँ पर क्या किया गया है? मोटिव की बात नहीं की गई है। तो सेक्शन 14 जो है वो मोटिव के साथ डील नहीं करता, या मोटिव जो है वो सेक्शन 14 के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 क्या बात करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को निम्न में से कौन सा सेक्शन जो है वो डिफाइन करता है? सेक्शन 34, सेक्शन 35, 74 एंड 78। इन प्रोविजंस को देख लेते हैं। इन प्रोविजंस के आधार पर ही हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा सही आंसर है। देखिए सेक्शन 34 आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, क्या बात करता है? एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलेवेंट। मतलब यहां देखिए ये क्या है, मैंने आपको बताया कि सेक्शन जो 5 है, सेक्शन 5 to 55 के बीच जितने भी जो आपके सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो रेलेवेंसी के प्रोविजंस के अंतर्गत आएंगे। तो एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जो आपका बही खाता होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसमें लेखा जोखा रहता है किसी भी चीज का, उनकी एंट्रीज जो है उनमें जो लिखा पढ़ी की गई वो कब रेलिवेंट होंगी, और वो कैसे? अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, मतलब आपने एक्सेल सीट बनाकर रखा हुआ है, वो कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो कहां पर रेलिवेंट बताया गया? तो उसकी रेलिवेंसी बताई गई है सेक्शन 34 में। तो इसकी बात करता है। तो ये तो इसकी बात नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 35। सेक्शन 35 क्या बात करता है? सेक्शन 35 बात करता है रेलिवेंस ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। मतलब परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, और किसकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी की बात करता है? पब्लिक सर्वेंट की। कोई पब्लिक सर्वेंट, देखिए एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड और एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड stating a fact in issue or relevant fact
एंड मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, किसी के द्वारा, किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, लोक सेवक के द्वारा अगर कोई एंट्री, कोई रिकॉर्ड बनाया गया है, मेंटेन किया गया है, तो उसकी रेलिवेंसी के बारे में जो बात करता है वो बात करता है सेक्शन आपका जो 35 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो बात करता है। जो मतलब इससे समझ में आया कि ये भी किसकी बात नहीं करता, पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात नहीं करता है। हम सेक्शन 78 देख लेते हैं। 78 बात करता है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके प्रूफ के संबंध में बात करता है। और इसके बाद हम देखें सेक्शन 74। सेक्शन 74 क्या बात करता है, देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की, किसकी बात करता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। और यही यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन जो आपका होगा, ऑप्शन में जिसमें 74 दिया गया है प्रोविजन या सेक्शन, वही आपका राइट आंसर हो गया। और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन होंगे, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से, ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी, किसी सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल एंड ऑफ पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर ऑफ द कॉमनवेल्थ आर ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे इनके द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड या इनसे संबंधित जो रिकॉर्ड्स होंगे वो किसमें आएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएंगे। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेक्शन 74 जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और वो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बात करता है साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। तो सेक्शन 5 जो बात करता है वो देखिए किसकी बात करता है, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू की बात करता है। आपका सेक्शन 23 जो है वो किसकी बात करता है, सेक्शन 23 बात करता है कि कौन से वो फैक्ट या स्टेटमेंट होंगे जो रेलिवेंट होंगे किसमें, इन सिविल केसेस, सिविल केसेस की बात करता है। और ये पूछा भी जाता है ऐसा कौन सा एविडेंस एक्ट का सेक्शन है जो सिविल केसेस पे अप्लाई होता है, तो वो कौन सा है, सेक्शन 23 है, ये ऐसे पूछा जाता है। सेक्शन 136 बात करता है जजेस टू डिसाइड एज द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, तो ये एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात करता है। और यहाँ पर क्या बताया गया है, जज विल डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। और यही सेम कहाँ पर लिखा हुआ, सेक्शन 136 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसमें ये लिखा हुआ है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम देख भी लेते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या बताया गया। ठीक है, ये आपके सेक्शन नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया। आपको देखिए इसमें क्या बात करता है, एविडेंस में बी गिवन इन फैक्ट इन इशू ऑन रेलिवेंट फैक्ट, ये सेक्शन 5 बात करता है। ठीक है, ये सेक्शन 5 बात करता है। और इसके बाद देखिए सेक्शन 23 क्या बात करता है, सेक्शन 23 बात करता है एडमिशन इन सिविल केस व्हेन रेलिवेंट, कब रेलिवेंट होगा। तीसरा 130 हमने बताया कि जो सीधा लिखा हुआ एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात करता है। और कई बार कंफ्यूजन होता है, पूछ लिया जाता है कि एडमिसिबिलिटी किसका, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट की अगर बात पूछे तो वो क्या हो जाएगा, 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो क्या बात करता है, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट की बात करता है। 48 क्या बात है, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कब किसी विटनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको कब कंपेल किया जा सकता है, विवश किया जा सकता है किसी विटनेस को आंसर करने के लिए। तो इस संबंध में जो बात करता है, जो प्रावधान करता है वो 148 करता है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो गया, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, सेक्शन 136 एंड सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एन अकॉम्प्लिस, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकॉम्प्लिस है। और अकॉम्प्लिस से संबंधित जो बात की गई है वो में कौन कौन सा नहीं, कौन सा ही है, मतलब सह अपराधी कौन सा है। तो स्पाई गुप्तचर जो होगा वो एक सह अपराधी नहीं हो सकता है। आप समझिए गुप्तचर के बारे में सोचिए कि वो सह अपराधी कैसे होता है। उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति, देखिए यहाँ पर रिश्वत देने वाला व्यक्ति सह अपराधी हो सकता है, क्योंकि ब्राइब जो है वो टेक एंड गिव दोनों ही क्या करना है, वो अपराध, घूस देना और घूस लेना दोनों ही अपराध की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन गिविंग ब्राइब अंडर कोएर्शन, मतलब उत्पीड़न के कारण दे रहा है, मतलब वो दबाव में आकर दे रहा है, तो यहाँ पर ये सह अपराधी नहीं माना जाएगा। स्पाई भी नहीं होगा। रेप्ड गर्ल जो होगी वो भी क्या होगी, वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो क्या है, वो सह अपराधी ना होकर के वो क्या होगी, वो एक विक्टिम होगी, पीड़िता होगी। और प्रोस्टिट्यूट जो है वो सह अपराधी मानी जाती है। वैश्या जो है, वैश्या को अकॉम्प्लिस माना जाता है। तो आपका डी जो ऑप्शन होगा वो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 85, और ये क्या बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 43 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो जजमेंट ऑफ एन इंसॉल्वेंसी कोर्ट, दूसरा क्या बात करता है, जजमेंट ऑफ अ मैट्रिमोनियल कोर्ट, और जजमेंट ऑफ अ प्रोवेट कोर्ट, और तीसरा आपका फोर्थ जो है जजमेंट ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट। देखो इसमें क्या बात करता है कि फॉलोइंग जजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 43, सेक्शन 43 के अंतर्गत कौन से रेलिवेंट है, इररेलिवेंट है। तो देखिए जब सेक्शन 43 यहाँ भी रेलिवेंसी की बात की गई, किसकी बात की गई, रेलिवेंसी की बात की गई है, और सेक्शन मैंने बताया था 5 to 55 क्या हो गए, वो रेलिवेंसी की बात करते हैं। और सेक्शन 43 और सेक्शन 43 में साफ साफ लिखा हुआ है कि 40 से लेकर के जो 43 तक जो प्रावधान किए गए हैं उनमें आने वाले कोई भी चीज जो होंगे वो इररेलेवेंट से संबंधित बात करता है, कोई वो जजमेंट जो होंगे वो कैसे होंगे, रेलिवेंट होंगे। और ये जो तीनों है ए बी सी ऑप्शन, जो इंसॉल्वेंसी की बात करता है, मैट्रिमोनियल कोर्ट की बात करता है, और तीसरा जो आपका क्या बात करता है, प्रोबेट की बात करता है, ये सभी के सभी कहां पर बताए गए हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपके सेक्शन 41 के अंतर्गत बताए गए हैं, और ये कंक्लूसिव प्रूफ में भी आते हैं। सेक्शन 41 क्या है, आपका कंक्लूसिव प्रूफ भी है। तो आप ये समझिए, तो इसके हिसाब से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बचा हुआ लास्ट ऑप्शन और डी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। मतलब इट मींस डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हेयरसे। कौन सा जो है हेयरसे जो रूल है या हेयरसे जो डॉक्ट्रिन है, प्रिंसिपल है, अनुश्रित साक्ष्य है, उसका नियम का अपवाद नहीं है। तो देखिए डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित एक केस है जिसमें बताया गया कि हेयरसे जो है वो क्या है, एक आपका अपवाद हो सकता है साक्ष्य का, क्योंकि हेयरसे एविडेंस को एक्सप्रेस तरीके से एविडेंस में एडमिसिबल नहीं बनाया गया है। दूसरा आपका रेस जेस्टे, इनसे रिलेटेड एक केस है कौन सा, फोस्टर का, आर वर्सेस फोस्टर का जो केस है वो रिलेटेड है, वो एक अनुश्रित साक्ष्य के संबंध में, लेकिन उसको एडमिसिबल बनाया गया। तो इसमें एक्सपर्ट्स ओपिनियन और दूसरा कन्फेशन कहां बात की है। और देखिए डाइंग डिक्लेरेशन कहां बात करता है, डाइंग डिक्लेरेशन बात करता है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। रेस जस्टिस जो बात करता है, जो हम फॉर्मिंग ऑफ सेम ट्रांजैक्शन की बात करता है, जो सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है। एक्सपर्ट ओपिनियन जो है आपका 45 से स्टार्ट होता है, और कन्फेशन जो है वो 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करता है। कन्फेशन में भी क्या होता है, कन्फेशन भी जो है वो हेयर से हो सकता है, अनुसृत हो सकता है, जबकि एक्सपर्ट ओपिनियन जो होगा आपका ऑप्शन सी वो इसका अपवाद नहीं है। मतलब क्या है कि आपका जो ऑप्शन सी जो है वो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट केस याद रखिए, केस कौन सा रिलेटेड है, जो डाइंग डिक्लेरेशन रेस जस्टिस दोनों से रिलेटेड केस है, आर वर्सेस फोस्टर का। किससे, आर वर्सेस फोस्टर का केस है, जो जिसमें भागते हुए ट्रक को देखती है एक महिला, और कुछ ने केवल का भागते हुए ट्रक को देखा है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति की क्या होती है कि एक्सीडेंट होकर के वो पड़ा हुआ होता है, तो उसे ये कैसा एक हेयर से एविडेंस है, लेकिन इसको एडमिसिबल बनाया गया था कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 ऑफ दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 87 है। ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, जो हस्तलेख है, हस्तलेख विशेषज्ञ की राय अगर देखा जाए तो हैंड राइटिंग, मैंने जो एक्सपर्ट ओपिनियन की बात की आपसे वो कहां पर बताया, मैंने 45 से लेकर 51 तक जो है एक्सपर्ट ओपिनियन की बात की जाती है, जिसमें सेक्शन 47 जो है वो हैंड राइटिंग से रिलेटेड, किससे, हैंड राइटिंग से रिलेटेड एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है। तो नीड्स कॉर्पोरेशन, ऑलवेज नीड्स कॉर्पोरेशन, इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस, एडमिसिबल तो है तो ये गलत हो जाएगा। इज ऑलवेज बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स, ये बाइंडिंग मतलब किसी तरीके से मैंडेटरी नहीं है। कैन बी एक्टेड अपॉन विदाउट कॉर्पोरेशन, क्या इसको विदाउट कॉर्पोरेशन के, तो देखिए एक्सपर्ट जो ओपिनियन होती है वो एक किसी भी फैक्ट को सजेस्ट करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए तो होती है, लेकिन उस किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की बदौलत या उसके आधार पर किसी को लाइबिलिटी नहीं बनाई जा सकती किसी की। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए इसका कॉर्पोरेशन किया जाना बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि मैलिस इंटेंशन से भी क्या कर सकता है, कोई उसको कह सकता है कि ऐसा, और उसके आधार पर किसी व्यक्ति को लाइबिलिटी बना दिया गया, तो उसके लिए कहाँ क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं न्याय की विफलता हो जाएगी और एक निर्दोष व्यक्ति को भी सजा मिल सकती है। इसलिए कॉर्पोरेशन की आवश्यकता होती, मतलब हमेशा संपुष्टि आवश्यक है। तो हस्तलेख के संबंध में विशेषज्ञ की राय में क्या होगा कि हमेशा जो होगा वो संपुष्टि या कॉर्पोरेशन आवश्यकता है।
तो मतलब आपका जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 88 क्या बात करता है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पब्लिक सर्वेंट शैल नॉट बी कंपेल्ड, या पब्लिक सर्वेंट शैल नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो देखिए जो आपका सेक्शन 121 टू 131 है वो किसकी बात करता है, वो स्पेशली जो बात करता है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की बात करता है, और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को एडमिसिबल नहीं बनाया गया है। तो हम देख लेते हैं सेक्शन 123, 124, 125 एंड 126 किस बारे में बात करते हैं। सेक्शन 123 क्या बात करता है, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, जो स्टेट से संबंधित जो अफेयर्स हैं उनके एविडेंस के संबंध में बात करता है 123। 125 4 जो है वो बात करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, और यही ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो सेक्शन 124 के अंतर्गत कवर होती हैं। 125 जो बात करता है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, जो ऑफेंस कमिट किए गए हैं उनकी इंफॉर्मेशन से संबंधित बात करता है, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात जो है वो व्यावसायिक संसूचना की बात कौन करता है, 126 बात करता है। तो 124 आप देखिए क्या बात करता है, 124 जो है वो बात करता है कि पब्लिक सर्वेंट शैल नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। ऑफिशियल कॉन्फिडेंस की बात की गई है, तो इसका मतलब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 89 है, और क्वेश्चन नंबर 89 हम देखते हैं कि इस संबंध में क्या बात करता है। फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग अ रजिस्टर्ड विल शैल बी नेसेसरी टू कॉल एट ऑल द अटेस्टिंग विटनेस, जितने विटनेस ने क्या किया हुआ, अटेस्ट किया हुआ, वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट। सी आपका क्या बात करता है, वन अटेस्टिंग विटनेस एंड द सब्सक्राइबर ऑफ द विल, और दूसरा क्या बात, डी आपका जो लास्ट ऑप्शन बात करता है वन अटेस्टिंग विटनेस एंड द रजिस्टरिंग ऑफिसर। तो देखिए जो सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, सेक्शन 68 इस संबंध में बात करता है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है जिसको क्या कर दिया गया, रजिस्टर कर लिया गया, तो उसके लिए मिनिमम कितना, मिनिमम 1 जो है वो मतलब जिसको रजिस्टर कर दिया गया किसी को, तो वहां पर किसी भी प्रकार के कोई अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी का जो प्रोवाइजो दिया गया है सेक्शन 68 का, उस प्रोवाइजो में कहा गया है कि विल जो है, वसीयत जो है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको अगर रजिस्टर भी करा लिया गया है तो उसके बाद भी क्या होना चाहिए कि मिनिमम 1 जो है जो अटेस्टिंग विटनेस होगा उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आप सेक्शन 68 का प्रोवाइजो पढ़िए तो वहां पर ये मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर क्या होगा 1 एटलीस्ट अटेस्टिंग विटनेस, एटलीस्ट कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस होना चाहिए। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस सेगमेंट का लास्ट और क्वेश्चन नंबर 19 जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आप लोग देंगे। ये जो क्वेश्चन होगा ये होमवर्क में होगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, ऑप्शंस बता रहा हूँ। इन द एविडेंस एक्ट द कंडीशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर आउटपुट टू बी डीम्ड एंड एडमिसिबल इन एविडेंस एज डॉक्यूमेंट इज कंटेंटेड। क्या बताया कि साक्ष्य अधिनियम में कंप्यूटर के द्वारा निर्गत की गई दस्तावेज एवं साक्ष्य में ग्राह्य माने जाने की शर्तों का वर्णन किस धारा में किया गया है? सेक्शन 65 बी में ही किया गया है, लेकिन 65 के किस सब सेक्शन में और किस क्लॉज में किया गया है ये आप लोग जो हैं आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएंगे। तो आप सब लोग इसको इन सभी सेगमेंट को, इन सभी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये हमारे इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में और नेक्स्ट सेगमेंट के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच।